माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ लेके आए हैं 3 मार्क्स का। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन आपको करना है। 3×5=50। पहला क्वेश्चन है इनुमरेट द फीचर्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल आर एज फॉलोज। आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग देने का। ये एक हेडिंग दे देंगे पहले। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग आर एज फॉलोज। उसका 3 ठो है। पहला नंबर देखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब अगर कोई भी मैनेजर है कंपनी का तो वो लगातार प्रोसेस में रहता है कंट्रोल की। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस मेजरमेंट। कंट्रोलिंग में कंटिन्यूअस मेजरमेंट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसका, और तभी जा करके जो इच्छित माने रिजल्ट है वो मिलता है। तभी स्टैंडर्ड माने डिजायर जो है वो पूरा होता है। उसका सेकंड नंबर है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव माने होता है ह्यूज, व्यापक। कंट्रोलिंग इज इसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कंट्रोलिंग के लिए ये आवश्यक है कि हर मैनेजर इरेस्पेक्टिव ऑफ इस लेवल ऑफ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी के किस लेवल पे है उससे मतलब नहीं है। माने वो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, क्या है उससे मतलब नहीं है। दो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। यद्यपि माने लेवल टू लेवल उसका नेचर कंट्रोल करने का और उसके एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है कहाँ तक वो कंट्रोल कर पाएगा। जैसे जनरल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है भाई, तो मैनेजर के नीचे रहेगा और उसका दायरा कम रहेगा कंट्रोल करने का। जो जिस दायरे में है वहां तक कंट्रोल करेगा। तीसरा नंबर है कंट्रोलिंग एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक्शन इज इसेंस ऑफ कंट्रोल। एक्शन बहुत जरूरी है कंट्रोल में। अगर एक्शन आप नहीं लेंगे तो आप किसी भी चीज को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। एक्शन नहीं लेंगे तो टीचर क्लास को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर मैनेजर पूरे मिल को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। द पर्पज ऑफ कंट्रोल इज ओनली अचीव व्हेन द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन बाय द मैनेजर। ये कंट्रोल का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा हो पाता है, तभी वो उसको अचीव कर पाएंगे जबकि करेक्टिव एक्शन लिया जाए मैनेजर के द्वारा। जितना एक्शन लेना है वो ले पाए। इफ एनी फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट है या कोई इम्पेरेटिव है, किसी भी प्रकार का अगर कोई दोष है तो उसको दूर करना है। इफ कंट्रोल डज नॉट लेट एनी एक्शन, अगर कंट्रोलिंग में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, देन अ मैनेजर कांट इंश्योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एट पर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड के अनुसार वो कंपनी को जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन मैनेजर नहीं दे पाएगा अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो। उसके बाद चौथा चौथा नंबर है गोल ओरिएंटेड एंड डायनेमिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो कंफर्म माने आपको मेक से वो कंफर्म कराता है दैट वर्क अकम्प्लिश, कि वर्क जो है वह सुनिश्चित किया जाएगा, पूरा किया जाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कारखाना में है, एज पर टारगेटेड, जितना टारगेट है वो पूरा किया जाए, उसको अचीव किया जाए। द मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल, और वही उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है। The control system has to be adopted the changing condition and requirements of the organization. कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि वो चेंजिंग कंडीशन को ले आए, जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उसमें जो परिवर्तन है वो मैनेजर करें, जनरल मैनेजर करे। सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो डायनेमिक प्रोसेस, इसलिए ये गतिशील प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार जो प्रोसेस बन गया वही है, उसमें चेंज हो सकता है। उसके बाद है बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग जो है वो पीछे भी देखा जाता है, आगे भी देखा जाता है। कंट्रोलिंग इज द बैकवर्ड इन द सेंस, कैसे आप बोलेंगे, कंट्रोलिंग इज द बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है कि पीछे हम देखेंगे। एज टू लेट द अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन। पास्ट एक्टिविटीज, किसी कोई भी कल कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें पीछे कितना प्रोडक्शन होता था, उसके पास के एक्टिविटीज को देखे, उसको मूल्यांकन किए बिना कैसे हम आगे का कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग विल हेल्प इन एनालाइजिंग द रीजन फॉर
पुअर परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के चलते अगर पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है वर्करों के द्वारा, तो उसको मैनेजर एनालाइज कर सकता है, उस पे मेजर ले सकता है, स्टेप ले सकता है, उसके रोकथाम के उपाय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता होता है? ये हेडिंग आप जरूर डाल देंगे, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इससे थोड़ा एग्जामिनर प्रभावित होते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। किसी भी मैनेजर का प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों बहुत ही जरूरी है। देयर रिलेशनशिप को कैसे डिस्कस किया गया है, पहले हम प्लानिंग ऐसे ही करके आप लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं। पहले प्लानिंग, प्लानिंग इज द प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन। पहला काम है एक्शन, भैया बाद में लेंगे, पहले तो प्लानिंग करेंगे ना कैसे हमको एक्शन लेना है। द प्लानिंग इज द प्राइमरी या द फर्स्ट फंक्शन है ये, जो भी परफॉर्म एवरी मैनेजर, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, पहले उसको प्लानिंग बनानी पड़ती है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। कोई भी मैनेजर हो, कोई भी फंक्शन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा अगर वो प्लानिंग न बनाए, पहले वो प्लानिंग बनाएगा। बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव माने टारगेट, टारगेट को अचीव किया जाता है प्लानिंग के द्वारा। हम प्लानिंग करेंगे भाई कि आज आज के दिन इतना प्रोडक्शन होगा, तभी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया गया है, हाउ इज टू बी डन, कैसे किया गया है, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये सारे प्लानिंग करनी होती है। ऑल आर द डिसाइडिंग इन प्लानिंग, ये सब कुछ प्लानिंग में होता है। अगर आप प्लानिंग बना लिए, अब उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम चेक करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? चेक करना शुरू करेंगे कि जो हम प्लानिंग किए हैं उसके अकॉर्डेंस काम हो रहा है कि नहीं। इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर किसी प्रकार का कोई भूल हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है, तो वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा टू स्टॉप दैट डेविएशन, उस भूल को रोका जाए। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग फंक्शन वहाँ पे आता है। एंड अच्छा, कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे आएगा? राइट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो प्लान हम इम्प्लीट किए हैं, माने इम्प्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं, बनाए हैं, उस प्लान को टाइम पे और सही समय पे उस पे एक्शन लिए जाए। आफ्टर अ प्लान हैज टू बी पुट इनटू ऑपरेशन, जब कोई भी प्लान ऑपरेशन में आता है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, तो कंट्रोलिंग वहाँ पे आवश्यक होता है टू मेजर प्रोग्रेस, कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं उसके लिए। एंड टू फाइंड आउट डेविएशन, और उसमें जो भूल है उसको फाइंड आउट करने में। फ्रॉम द टारगेट एंड लुक करेक्टिव एक्शन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो जो करेक्ट एक्शन है वो हम लेंगे माने मैनेजर लेंगे। इवन इट माइट लेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लानिंग, तब जा करके हम प्लानिंग को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो पहले आपको हम क्या बताएं, प्लानिंग, यहाँ पे हुआ कंट्रोलिंग। अब ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक साथ है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों को एक साथ लिखेंगे। प्रोसेस ऑलवेज कोएग्जिस्ट, ये दोनों एक ही साथ चलता है। एज वन फंक्शन डिपेंड ऑन अदर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। प्लानिंग के ऊपर कंट्रोलिंग डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग के ऊपर प्लानिंग डिपेंड करता है। द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द प्लान परफॉर्म। कंट्रोलिंग फंक्शन को कंपेयर अगर हम करेंगे तो एक्चुअल परफॉर्म जो है वो प्लानिंग के अनुसार होता है, जो हम प्लानिंग किए हैं उसी पे हम एक्शन ले रहे हैं। विदाउट प्लान परफॉर्म, अगर हम प्लान नहीं किए हैं, कंट्रोलिंग मैनेजर कैन नॉट नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज करेक्ट और नॉट। अगर कोई मैनेजर है उसको प्लानिंग की बुक न दी जाए कि भैया आज का प्रोडक्शन कितना है या इस महीने का प्रोडक्शन कितना है, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा तो मैनेजर तो करेक्ट नहीं कर पाएगा ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि कितना प्लानिंग था। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है कंट्रोलिंग के पहले। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों फंक्शन इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिश्ता है इनका और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ, अगर दोनों का सही सही एग्जीक्यूशन हो, मतलब दोनों को सही सही अगर लागू किया जाए, दोनों अच्छे से वेल फंक्शन में रहे,
मस्ट हैव सपोर्ट टू ईच अदर, तो एक दूसरे का सपोर्ट करें, यानी प्लानिंग सपोर्ट करे किसका, कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग सपोर्ट करे प्लानिंग का। और लास्ट में ये टैग लाइन आप जरूर लिखेंगे, इससे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। मतलब प्लानिंग बिना कंट्रोल के कोई मतलब का नहीं है, और कंट्रोल बिना प्लानिंग के बिना मतलब का है, अंधा है, फिर कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं? 3 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर एज फॉलोज। पहला है डिफिकल्टी टू फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट ऑन फ्यूचर कंडीशन। फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरीके से माने पूर्वानुमान लगाया जाता है फ्यूचर कंडीशन का, और चूंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, फिक्स नहीं होता है, भाई जितना हम टारगेट लिए हैं वो अचीव नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूर्वानुमान ये प्रूफ करता है फ्यूचर की प्लानिंग कभी कभी हमारे पूर्वानुमान को माने झूठा साबित कर देगी, रॉन्ग साबित कर देगी। जितना हम सोचे थे, पूर्वानुमान लगाए थे, उतना नहीं हो पाया। दस, रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल फंक्शन कैन बी डाउटेड। इसलिए रिलायबिलिटी मतलब होता है ये विश्वसनीयता, उसकी विश्वसनीयता जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो कई बार डाउट में आ जाती है कि भाई हम पूर्वानुमान इतना लगाए थे, इतना नहीं हो पाया। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग को चेंज करना आसान नहीं होता है। वन फाइनेंशियल प्लान इज प्रिपेयर्ड, अगर एक बार प्लान तैयार हो गया तो फिर क्वाइट डिफिकल्ट है, पूरी तरह से मुश्किल है कि उसको चेंज किया जाए। और तीसरा नंबर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय, सामंजस्य, सब एक साथ मिलजुल के रहें। फिनेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल अदर डिपार्टमेंट। फिनेंस जो है हर डिपार्टमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल के साथ रहता है, सच एज प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेलिंग में, तीनों में। दस देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिनेंस एंड ऑल द थ्री फंक्शन। इसलिए ये आवश्यक होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन रहे फिनेंस के बीच में और भी जितने फंक्शन यानी ये तीनों प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन सच्चाई में, वास्तविकता में देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, टू विच फाइनेंशियल प्लानिंग बिकेम अनसक्सेसफुल, जिसके चलते फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो असफल हो जाता है, कभी कभी सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ, वर्किंग कैपिटल मीन्स पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट के रूप में जो कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है उसको करंट एसेट भी कहते हैं या वर्किंग कैपिटल, किसी भी फॉर्म में। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट लाइक स्टॉक ऑफ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मान लीजिए आप कोई कारखाना खोले हैं, तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स लिए उसका स्टॉक आप पहले से, भाई आपके पास अगर पैसा है तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल पहले खरीद के रख देंगे। फिनिश प्रोडक्ट जो बना, जितना मार्केट में डिमांड है उससे ज़्यादा आपके पास स्टॉक है, रखे हैं कि भाई जब जरूरत होगा तो हम दे देंगे। बिल रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, ये सब के लिए, बिल काटने के लिए, अमाउंट लेने के लिए ये जो वर्किंग कैपिटल है वो काम में आता है। एंड कैश फॉर मीटिंग करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है कर्ज, देनदारी। अगर कोई करंट लाइबिलिटीज है तो उसको देने के लिए हमारे पॉकेट में पैसा है, वर्किंग कैपिटल है, तो हम उसको तुरंत दे देंगे, बिल पेमेंट करेंगे, अकाउंट पेएबल होगा, बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये करेंगे। ये सब टर्म्स है वर्किंग कैपिटल का, इज यूज इन टू सेंस। वर्किंग कैपिटल दो सेंस में यूज किया जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया ये ऐसा कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का इन ऑल करंट एसेट, वो सब करंट एसेट में होता है, जैसे कैश, बैंक बिल, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब ग्रॉस कैपिटल के अंदर आता है। विच में बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम कैश करा सकते हैं विद इन परमिसिबल पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब वो 1 साल के अंदर। दूसरे शब्दों में अगर कहें, इट इज द सम टोटल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे आप अच्छा समझ पाएंगे कि ये जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो
सम टोटल मतलब क्या है? टोटल है। किसका टोटल है? वर्किंग कैपिटल का और करंट लायबिलिटी का। मतलब जितना हमारे पास पैसा है, जितना कर्जा है, वो टोटल मिला करके है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इट कैन नॉट रिवील द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को प्रदर्शित नहीं करता है किसी भी कंपनी का। इट रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द कंपनी। किसी भी कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल है, उसका जो साइकिल है, अरे भाई माल आ रहा है, उधार आ रहा है, फिर मार्केट में बिक रहा है, फिर उसके बाद पैसा मिल जा रहा है, इस तरीके से तो पूरा अरे जोड़ करके नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर है नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल बहुत आसान है। नेटवर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर लायबिलिटी। क्या आप देख लीजिए, फॉर्मूला हम लिख दिए। नेटवर्किंग कैपिटल माने जो करंट एसेट है उसमें से जो करंट लायबिलिटी है, माने जितना एसेट है हमारे पास पैसा है, जितनी कर्जा है उसको माइनस कर दीजिए, जो आया उसे बोलते हैं नेटवर्किंग कैपिटल। समझ गए? उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे और लिखा हुआ है, हियर करंट एसेट मीन्स, अगर नहीं हुआ तो यहाँ तो छोड़ देंगे, आपको लगेगा बड़ा है तो। करंट एसेट का मतलब हुआ वो एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उसको हम जब चाहे तब इन कैश करा सकते हैं विद इन द शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली 1 साल। अभी भी तो आपको ऊपर यहाँ पे बताए तो करंट एसेट जो है वो वर्किंग माने ये नेट कैपिटल जो है इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये पीरियड ऑफ टाइम है 1 साल का। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड नियर फ्यूचर विद इन 1 ईयर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनुमरेट द फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के फीचर क्या क्या होते हैं? द फॉलोइंग स्पेसिफिक फीचर्स मार्क आउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। कौन कौन सा है? पहला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं। फाइनेंशियल मार्केट देयरफॉर एफर्ट द हाई लेवल ऑफ फैसिलिटी टू अफेक्ट द बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो भी मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको, जैसे शेयर का खरीदना बेचना, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। पहला पॉइंट है ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितने अधिक से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। रेगुलेशन, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ एकदम साफ शीशे की तरह दिखाई दे। इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो, ये नहीं कि कोई घाल में है कि भाई शेयर खरीदे मेरा पैसा ही डूब गया। और ये बेनिफिट, ये माने रेगुलेशन जो है ये 3 तरीके से ये है। कौन कौन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई जानते हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आईआरडीएआई का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिससे कि फिनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद तीसरा नंबर है वाइड वेराइटी फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंडियन मार्केट डज ऑफर सम फाइनेंशियल व्हीकल्स। अच्छा, इंडियन मार्केट कुछ आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देता है। आप बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट देता है जैसे शेयर्स, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर भी होता है, शेयर भी होता है। कई लोग बॉन्ड लेते हैं, खरीदते हैं, डेरिवेटिव खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है। म्यूचुअल फंड लोग खरीदते हैं जो एसआईपी करते हैं, सुने होंगे अपना। विच आर डिजाइन टू कैटर टू डिफरेंट एपेटीज ऑफ रिस्क, जिसमें कि रिस्क को पूरा मैनेज किया जाता है। जो एसआईपी वगैरह लोग करते हैं उनमें कई सारा वो है म्यूचुअल फंड, जिसमें पता चलता है कि मैंने 20 से 22% तक आपको मिलेगा। कई सारे जगह पे सिक्योरिटी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसके आने के चांसेस हमको ज्यादा लग रहे हैं। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होता है, और मनी मार्केट इज अ कैपिटल वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैविंग शॉर्ट टर्म। बस इतना ही समझिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। तो उसका डिफरेंस ऐसे ही करके आप लिखेंगे साइड बाई साइड। कैपिटल मार्केट का पहला पार्टिसिपेंट के आधार पे, कैपिटल द पार्टिसिपेंट इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे बैंक, ट्रस्ट, प्राइवेट सेक्टर, ये फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, ये सब होते हैं।
मनी मार्केट में हियर पार्टिसिपेंट्स आर ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं इसमें, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बाद दूसरा नंबर है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में टाइम पीरियड। इट डील अ मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टर्म है। इट डील विद द शॉर्ट टर्म, लगभग 1 साल। उसके बाद तीसरा नंबर इंस्ट्रूमेंट। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर इक्विटी शेयर है, ऊपर ही बताए, डिवेंचर है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है जो शेयर लोग खरीदते हैं, बॉन्ड्स है जो एसआईपी बोले, ये सारी इनोवेटिव और भी बहुत सारी इनोवेटिव सिक्योरिटीज हैं। और यहाँ पे ईयर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट और जिसमें ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो मेरा 2 नंबर वाला है वो वीडियो को आप देखिएगा, उसमें ट्रेजरी बिल का हम अच्छा से पूरा ये किए हैं। ट्रेड बिल, ये सीडी और सीपी, उस वीडियो को आप देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आउटले। द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर्ड ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इस टाइप में क्या है, हमारा कैपिटल मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी है। इक्विटी शेयर 10 रुपया में भी लोग खरीदते हैं, बाद में पता लगा दाम बढ़ गया है, टाइम लगता है उसमें, तो 10 रुपया 100 रुपया है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा लगता है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्वाइट एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा खर्चीला होता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब वही पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। लिक्विडिटी इज रेस्ट्रिक्टेड इन कैपिटल मार्केट, और यहाँ पे वेरी हाई लिक्विडिटी विथ मनी मार्केट। उसके बाद अगला है चौथा नंबर, इसका द फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ऊपर ही बताए हम आपको, वॉज एस्टेब्लिश एट द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 12 अप्रैल 1988 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस संस्था का जन्म हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है was to promote orderly and healthy growth of securities and provide protection to investors. इन्वेस्टर्स मतलब जो भी इन्वेस्ट करता है, वो शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाता है, जो भी करता है उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम ही है सुरक्षा है। सेबी के क्या क्या फंक्शन होते हैं? द फंक्शन ऑफ सेबी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कौन कौन सा आता है? टू चेक अनफेयर ट्रेड, अनफेयर ट्रेड ना हो इसका चेक करेगा, सच एज द सप्लाई मिसलीडिंग ना हो, स्टेटमेंट में कोई चीट फंड ना हो, इन द कनेक्शन विद द सिक्योरिटी मार्केट। उसका सेकेंड नंबर है टू चेक इनसाइड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, जो ट्रेडिंग सुरक्षा है उसको लेकर की जिम्मेदारी है। तीसरा नंबर है टू प्रोवाइड एडुकेशन रिलेटिंग टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर, जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको एडुकेशन दिया जाए, मैंने प्रॉपर उनको बताया जाए कि भैया आप जो है डीलिंग कैसे करेंगे, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसका पूरा ज्ञान किए। अगर कोई मार्केट में उतरता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड का जो प्रचार आता है उसमें कहा जाता है कि भैया ये पूरा रिस्क है, लेकिन आप उसको पढ़िए तब उसमें आइए। टू प्रमोट कोड एंड कंडक्ट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, और वो ये क्या नाम है, वो टू प्रमोट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड मतलब जो सुरक्षा रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको गहराई से बताया जाता है। दूसरा नंबर है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में कौन कौन सा है? पहला है टू रेगुलेट द बिजनेस डन इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका रेगुलेशन आपको सिखाया जाता है कि कैसे करना है। टू रजिस्टर ब्रोकर, ब्रोकर का रजिस्टर, सब ब्रोकर का, ये ब्रोकर होते हैं ना, उसके नीचे सब ब्रोकर होते हैं, फिर एजेंट होते हैं, ट्रांसफर एजेंट होते हैं जो आपका शेयर खरीदवाते हैं, भिजवाते हैं। आज का तो सब ऐप में लोग करते हैं, नहीं तो पहले बॉन्ड आता था, पोस्ट ऑफिस से आता था, लोगों जो भी शेयर खरीदते थे। मर्चेंट बैंक है, उसके बाद अंडर राइटर्स है, इन सब का पूरा रेगुलेटरी फंक्शन ये सब आता है। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जितने भी एजेंसीज हैं उनका क्रेडिट रेटिंग होता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही किसी को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ऐप बना लिया और शेयर खिलवा रहा है? नहीं, वो सब
सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत ये होता है, सब रजिस्टर्ड होता है, कोई घपला नहीं कर सकता है। टू रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट वेंचर कैपिटल फंड, वो पूरा उसका भी पूरा रजिस्टर होता है कि कोई कैपिटल लेके भाग ना जाने। तो ऐप वाला भैया हम इतना रुपया डाल करके शेयर खरीद रहे हैं, पता लगा वो एक्सचेंज लेके गायब हो गई, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड रहता है, पकड़े जाएंगे, जेल होगा। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड, यहाँ पे रेगुलेशन है। टू कैरी आउट ऑडिट ऑफ द शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट का ऑडिट पूरा होता है। तीसरा नंबर है डेवलपमेंटल फंक्शन, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। सेबी का जो डेवलपमेंटल फंक्शन उसका पहला है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू इंटरमीडिएट मतलब दलाल, जैसे जो शेयर ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं, जो ये इश्यू रजिस्ट्रार होते हैं, जो मर्चेंट बैंक होते हैं, पोर्टफोलियो के मैनेजर्स जो होते हैं, ये सारे लोगों को ट्रेनिंग देता है सेबी। ट्रेनिंग, इन लोगों को ट्रेंड करता है, पहला काम है ये। दूसरा टू इंकरेज सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इंकरेज करता है कि भैया आपको ऐसे काम करना है। टू कैरी ऑन रिसर्च वर्क, इसमें पूरा रिसर्च होता है, ऐसे नहीं कि एक दिन का नॉलेज लेकर के आप आ गए। ये क्या नाम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो ब्रोकर बनने में एक लंबा अमाउंट लगता है और उसमें लंबी पढ़ाई लगती है, तब आप कर पाएंगे। टू पब्लिश different kind of information for the convenience of all parties operating in the capital market। आप जो है अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन, कन्वेनियंस मतलब वो सुविधा, जितनी भी पार्टीज उसमें ऑपरेटिंग कर रही है कैपिटल मार्केट में, उन सब को आप पब्लिश कराएंगे, समय समय पे उनको सब चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। बस इतना ही है। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा, पूरा का पूरा पढ़िएगा, इसमें से बहुत सारा आपके एग्जाम में आ जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।